चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम श्रीलंका के घने और अछूते जंगलों की एक ऐसी गहराई में जाने वाले हैं जहां प्रकृति और विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प खेल चल रहा है। हम सिर्फ खूबसूरत पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पर्दे के पीछे चल रहे उस असली साइंटिफिक डिस्कवरी के प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। 40। जी हाँ, कम से कम 40 ऐसे जानवर इन जंगलों में आज इसी वक्त मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान जानता ही नहीं है। मतलब इनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है। ये बस इस इंतजार में हैं कि कोई साइंटिस्ट इन्हें खोजे, इनका दस्तावेजीकरण करे, इससे पहले कि ये वनों की कटाई या बाकी खतरों की वजह से हमेशा के लिए गायब हो जाएं। सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है ये। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 पहलुओं पर घूमेगी। श्रीलंका के रहस्यमयी वन्यजीव, किसी नई प्रजाति को रजिस्टर करने के 6 चरण, इस पूरी खोज की भारी भरकम कीमत, इन गुमनाम प्रजातियों पर मंडराते खतरे और आखिर में इन्हें बचाने का सही रास्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, श्रीलंका के रहस्यमयी वन्यजीव। अब देखिए, इस काम के पीछे असली हीरो हैं डॉक्टर रानिल नानायक्का और उनका संगठन BEAR यानी बायोडाइवर्सिटी एजुकेशन एंड रिसर्च। 2009 में ये संस्था शुरू तो हुई थी स्लोथ बेयर यानी भालुओं को बचाने के लिए, लेकिन आज ये एक बहुत बड़े मिशन पर हैं, इन अनजान प्रजातियों को खोजना और बचाना। और हाँ, ये सारा काम एक बेहद खुफिया लोकेशन पर हो रहा है ताकि शिकारियों की नज़र इस नाजुक इकोसिस्टम पर ना पड़े। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन जंगलों के अंदर क्या क्या छिपा है। यहाँ एंडेमिक क्रेट सांप हैं जो कि बेहद जहरीले होते हैं। फिर पाइप सांप भी हैं जिनमें बिल्कुल जहर नहीं होता। आपको ऐसे पिचर प्लांट्स भी दिखेंगे जो कीड़ों को खा जाते हैं। और तो और विशालकाय मिलीपीड्स और टैरेंट्यूला मकड़ियों की ऐसी नई प्रजातियां हैं जिन्हें आज तक विज्ञान ने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। मतलब ये पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया है। अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन के 6 चरण। देखिए, जंगल में किसी अजीब से जानवर को देख लेना कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। टैक्सोनॉमी यानी प्रजातियों के वर्गीकरण का एक पूरा वैज्ञानिक तरीका है। ये फील्ड एक्सप्लोरेशन से शुरू होकर स्पेसिमेन कलेक्शन, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस और फिर अंत में पब्लिकेशन तक जाता है। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, इसमें महीनों या कभी-कभी सालों लग जाते हैं। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे खास लगती है वो है रिसर्च का तरीका। डॉक्टर रानिल जैसे एथिकल रिसर्चर्स स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए जानवरों को मारते नहीं हैं। इसके बजाय वो जानवर को पकड़ते हैं और लैब में तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि उसकी प्राकृतिक मौत न हो जाए। ये प्रकृति और विज्ञान के बीच एक बेहतरीन संतुलन है ना? अब जब नमूना मिल गया तो अगला कदम क्या है? शोधकर्ताओं को 2 बड़े टेस्ट करने होते हैं। पहला, मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मतलब हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप के नीचे उनके शारीरिक अंगों जैसे दांतों या प्रजनन अंगों की बहुत ही बारीक जांच। और दूसरा है कंपैरेटिव एनालिसिस। इसके लिए सच में दुनिया भर के अलग अलग म्यूजियम्स में ट्रैवल करना पड़ता है ताकि इस नए नमूने की तुलना पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स के साथ की जा सके। ये काम आप सिर्फ इंटरनेट पर बैठकर नहीं कर सकते। और यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट सामने आता है, इस पूरी खोज की कीमत। जरा सोचिए, इस पूरी साइंटिफिक प्रोसेस में पैसा कितना लगता होगा? बहुत ज्यादा। फील्ड असिस्टेंट्स के वेतन और सफर के लिए लगभग 3 लाख रुपए, दुनिया भर के म्यूजियम्स जाने के लिए 1.5 लाख, लैब के हाई एंड इक्विपमेंट्स के लिए 2 लाख और लोकल अवेयरनेस के लिए 1 लाख अलग से। कुल मिलाकर विज्ञान का ये सफर काफी महंगा साबित होता है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब हम पब्लिकेशन की बात करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि नेचर या साइंस जैसी प्रतिष्ठित जर्नल्स में सिर्फ अपना रिसर्च पेपर छपवाने की फीस ही $3,000 से $4,000 तक हो सकती है। मतलब लाखों रुपए सिर्फ दुनिया को यह बताने के लिए कि हमने एक नई प्रजाति खोजी है। अब इस टाइमलाइन को देखिए, 2009 से 2019 तक एक दशक में बियर ने शानदार काम किया और 68 नई प्रजातियों की खोज की। लेकिन फिर आया 2020 और कोविड महामारी। कोविड के बाद से फंडिंग का ऐसा अकाल पड़ा कि बाकी बची 40 प्रजातियों का काम पूरी तरह से ठप हो गया। सब कुछ बस पैसे की कमी की वजह से रुका हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी फंडिंग करता कौन है? तो बात ऐसी है कि जो लोग या संस्थाएं इसमें आर्थिक मदद करती हैं, उन्हें एक खास तरीके से सम्मानित किया जाता है। टैक्सोनॉमी के नियमों के अनुसार वैज्ञानिक नई प्रजाति का नाम खुद अपने नाम पर नहीं रख सकते, इसलिए वे अक्सर अपने डोनर्स या अहम योगदान देने वालों के नाम पर उस प्रजाति का नामकरण कर देते हैं।
जैसे कि एक नई प्रजाति का नाम पॉसिलोथेरिया राठी रखा जाना। ये फंडिंग करने वालों के लिए एक तरह का ट्रिब्यूट होता है। तो चलिए चौथे हिस्से पर चलते हैं, इन गुमनाम प्रजातियों पर मंडराते खतरे। देखिए, जब तक इन प्रजातियों को कोई ऑफिशियल नाम नहीं मिल जाता और ये फंडिंग का इंतजार कर रही होती हैं, तब तक ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में होती हैं। इन पर हर तरफ से खतरा है। अनियंत्रित वनों की कटाई, इनके जंगलों में इंसानों की घुसपैठ और सबसे भयानक, विदेशी पालतू जानवरों का अवैध व्यापार। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिकारी चंद पैसों के लिए टारंटुला मकड़ियों के बिलों तक को पूरी तरह से खोद डालते हैं। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण संरक्षणवादियों को खोज की लोकेशन को दुनिया से बिल्कुल छिपा कर रखना पड़ता है। अगर एक बार भी पब्लिक को पता चल गया कि ये नई प्रजाति कहाँ मिली है, तो समझ लीजिए शिकारियों की फौज वहां पहुंच जाएगी। ये प्राइवेसी ही इन बेजुबान जानवरों के लिए इकलौती ढाल है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम विषय पर, संरक्षण का मार्ग। आपके मन में भी शायद ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, जब इतना पैसा खर्च करना ही है तो सीधे जंगल बचाने में क्यों ना लगाएं? रिसर्च पेपर और माइक्रोस्कोप पर इतना पैसा क्यों बर्बाद करना? जंगल के चारों तरफ बस एक बाड़ क्यों नहीं लगा देते? तो इसका जवाब ये है कि दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन असल में कंजर्वेशन की सबसे पहली सीढ़ी है। जब कोई नई प्रजाति साइंटिफिक रिकॉर्ड में दर्ज होती है तो ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ती है। बड़े बड़े एनजीओज और रिसर्चर्स इस तरफ आकर्षित होते हैं। इससे रिसर्च टूरिज्म बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, सरकारों पर दबाव पड़ता है कि वो उस इलाके को ऑफिशियल नेशनल पार्क घोषित करें। और हाँ, इससे वहाँ के लोकल लोगों को फॉरेस्ट रेंजर के रूप में रोजगार भी मिलता है। और अंत में ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही डरावने सच और एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर इन 40 प्रजातियों को कभी वैज्ञानिक मानचित्र पर लाया ही नहीं गया तो क्या होगा? ये बस खामोशी से इसी अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी और इंसानियत को कभी पता तक नहीं चलेगा कि ये इस धरती पर हमारे साथ थी भी। इसीलिए इनका दस्तावेजीकरण सिर्फ एक नाम देना नहीं है, ये इनके वजूद को पहचानने और इन्हें बचाने की हमारी आखिरी उम्मीद है।